हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू रिएक्शन क्लासेस। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, और उसके बाद सेकेंड वीडियो जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का हम लोगों ने पढ़ा था उसमें आयंस के बारे में हमने पढ़ा था कि कैसे हम लोग किसी भी आयंस में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हम लोग निकालेंगे, या फिर आपका न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे हम लोग उसको फाइंड करते हैं। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का 2 लेक्चर हम लोगों ने देख लिया था बच्चों। थोड़ा सा लेट है, लेकिन अब आपको कंटिन्यूअसली वीडियो आपको देखने को मिलेगा, है ना। अब आज से हम लोग शुरू करेंगे आपका जो अनट्रैप्टेड वीडियो, यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर अब कंटिन्यू हम लोग को चलेगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर का, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि वेव किसको बोलते हैं। तो वेव को हम लोग जानने के लिए सबसे पहले हम लोग एक फिगर बनाएंगे। जैसे हम लोग तालाब वगैरह में अगर ढेला फेंकते हैं, यानी पत्थर फेंकते हैं, तो पानी जो अप डाउन होता है तो वो एक वेव जनरेट करता है। उसी तरीके से हवा में भी हम लोग जो ऐसे बातें हम जो कर रहे हैं तो ये साउंड वेव जनरेट करते हैं। हम जो मेरे माउथ से जो वॉइस निकलता है वो आपका एयर मॉलिक्यूल में क्या करता है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है, और यहाँ पे एक वेव जनरेट होता है, इसको हम लोग साउंड वेव कहते हैं। उस तरह से जब आपका इलेक्ट्रॉन आपका जब एक्सेलरेट करता है तो वो एक वेव जनरेट करता है, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो हेडिंग दीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बहुत ही आसान है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसको कहते हैं बच्चों? यानी जब कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होता है या ऑसिलेट होता है। एक्सेलरेट का मतलब उसका स्पीड चेंज होना, यानी कि स्पीड बढ़ना, या ऑसिलेट का मतलब जो घड़ी में जिस तरह ऑसिलेशन आपका करता है, जो आपका नीचे का जो आपका पेंडुलम होता है, यानी स्पीड उसका बढ़ता है, उसी को बोलते हैं ऑसिलेशन। यानी कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर ऑसिलेट हो रहा है या फिर एक्सेलरेट कर रहा है तो ये 2 तरीके का फील्ड जनरेट करेगा। एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, और दोनों ही फील्ड जो होगा एक दूसरे का परपेंडिकुलर होगा। और वेव का जो डायरेक्शन होगा, यानी वेव जो प्रोपेगेट करेगा, यानी आगे की बढ़ेगा, वो दोनों ही फील्ड से परपेंडिकुलर होगा। यानी इसका डेफिनेशन पहले हम लोग लिखेंगे, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल accelerate or oscillate, then it produces electric field and magnetic field, and both the fields are perpendicular to each other। यानी जब कोई चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेट करता है या आपका ऑसिलेट करता है तो ये 2 तरह का फील्ड जनरेट करता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड। और दोनों ही फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो एक दूसरे का परपेंडिकुलर होगा। सपोज यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपका एक्स एक्सिस में अगर आपका जनरेट हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर हो जाएगा, आपका वाई एक्सिस में आपको हो जाएगा। और अगर वेव का डायरेक्शन अगर बोलेंगे तो प्रोपगेशन ये आपका जेड एक्सिस में, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया। तो ये जो आपका जेड एक्सिस होगा ये हो गया प्रोपगेशन ऑफ वेव। यानी यहाँ पे आपको समझना है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेट कर रहा है तो 2 तरीके के फील्ड जनरेट करेगा। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लिया अगर एक्स डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, तो दूसरा मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर होगा, जो वाई डायरेक्शन में भी हो सकता है या जेड में। तो अगर हमने वाई डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लिया तो ऑटोमेटिक ये दोनों फील्ड का जो परपेंडिकुलर होगा, जो जेड होगा, जेड डायरेक्शन में जो प्रोपगेशन ऑफ वेव होगा, यानी एक वेव जनरेट करेगा, उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी चार्ज पार्टिकल जब भी एक्सेलरेट करेगा तो वो आपको 2 फील्ड जनरेट करेगा, और दोनों ही फील्ड की वजह से एक वेव जनरेट होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इसका डेफिनेशन नेक्स्ट लिखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। यहाँ पे 1 मिनट
both the fields are responsible for the generation of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी दोनों ही फील्ड की वजह से एक वेव जनरेट होगा जिसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है वो आपका मीडियम से इंडिपेंडेंट होता है। मीडियम किसको बोलते हैं बच्चों? जैसे अगर हम बातें कर रहे हैं, अगर हम कुछ बोल रहे हैं, आप लोग को अगर सुनाई पड़ रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे बीच में एक मीडियम है जिसको हम लोग बोलते हैं एयर। अगर एयर को यहाँ से हम लोग हटा देते हैं तो फिर साउंड एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर नहीं होगा। इसका मतलब साउंड जो है वो आपका डिपेंड करता है मीडियम पे। अगर हम लोग मान लेते हैं चांद पे चले जाते हैं तो चांद में कितनों जोर से अगर हम चिल्लाएंगे फिर भी आप नज़दीक में होते हुए भी आपको या मेरी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ेगी। क्यों? इसलिए कि चांद में जो है आपका एयर आपका एब्सेंट है। जब हवा है ही नहीं वहाँ पे तो हमने जो साउंड प्रोड्यूस किया वो वाइब्रेट करने के लिए वहाँ पे मीडियम वहाँ पे उसको नहीं मिला, जिसकी वजह से वो आपका एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र नहीं हुआ और वो आपको सुनाई नहीं पड़ेगा। यानी साउंड जब भी जनरेट होगा तो उसके लिए एक मीडियम होना चाहिए, चाहे वो आपका वाटर होना चाहिए या एयर होना चाहिए। तो जनरली हम लोग चूँकि एयर की बात करते हैं, पानी के नीचे जाकर तो हम लोग बात करेंगे नहीं, इसलिए साउंड को कहा जाता है इट इज़ अ मीडियम डिपेंडेंट वेव। अगर आप बात करेंगे वाटर वेव का तो जहाँ पानी रहेगा वहीं पे आपका वाटर वेव जनरेट होगा। अब हम लोग कहीं पे अगर हवा में मारेंगे ढेला तो वहाँ पे तो वाटर वेव होगा नहीं। यानी वाटर वेव जनरेट होने के लिए क्या चाहिए? वाटर का होना ज़रूरी। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होने के लिए किसी भी मीडियम का ज़रूरत नहीं है, वैक्यूम में भी ये आपका जनरेट होता है। यानी अगर यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर जनरेट हुआ तो वैक्यूम में भी वो क्रॉस कर जाएगा। यानी कि इसको कोई मीडियम नहीं, जैसे हवा, पानी, ज़मीन, कहीं पे भी ये क्रॉस कर सकता है। जैसे हम लोग मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं तो मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं तो गाड़ी के अंदर भी शीशा लॉक करके रहते हैं फिर भी हम लोग सुनाई पड़ता है, या फिर आपके घर में आपको लॉक करके रहते हैं, पूरा बंद करके रखते दरवाजा, फिर भी हम लोग को वहाँ पे नेटवर्क मिल जाता है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू आपका एक जगह से दूसरे जगह मोबाइल का हम लोग यूज़ करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है वो मीडियम इंडिपेंडेंट होता है, यानी इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, यानी किसी भी तरह का मीडियम इसके लिए ज़रूरत नहीं पड़ता है। यानी किसी भी तरह का मीडियम हम लोग को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए आपको ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो ये तो आपका सिंपली इसका कुछ थियरी हो गया। अब इसमें एक फार्मूला होता है, उसी से जनरली क्वेश्चन वगैरह पूछा जाता है। तो फार्मूला क्या होता है जी? यानी यहाँ पे एक तो फार्मूला होता है, उसको लिख लेंगे हम लोग, जिसको हम लोग बोलते हैं E इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, वेयर C इज स्पीड ऑफ लाइट। C को बोला जाता है स्पीड ऑफ लाइट, समझे बच्चों? और इसका वैल्यू फिक्स है, चूंकि लाइट का स्पीड आपका फिक्स होता है, कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दूसरा आपका जो न्यू होता है ये आपका होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, यानी वेव जो जनरेट हो रहा है, लाइट वेव हो या फिर साउंड जो भी है, उसका फ्रीक्वेंसी होता है। और लैम्डा जो आपका होता है वेव लेंथ, लैम्डा को हम लोग बोलते हैं वेव लेंथ। यानी C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, वेयर C इज स्पीड ऑफ लाइट। आपका ये न्यू जो होता है वो आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, और लैम्डा जो होता है वो आपका वेव लेंथ होता है। अब इसमें हम लोग एक क्वेश्चन बनाएंगे, जैसे आपका बहुत ही आसान है बच्चों। एक सवाल आप लिखेंगे यहाँ पे, जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ, कैलकुलेट द wavelength of a radiation which frequency is 3 × 10⁻14 हर्ट्ज। देखिए यहाँ पे हर्ट्ज जो होता है वो आपका फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है, यानी किसी फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? हर्ट्ज होता है।
तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एक रेडिएशन है, रेडिएशन का मतलब लाइट का कोई भी रेडिएशन है, उसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ 3 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। अब पूछ रहा है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ दिस रेडिएशन, यानी कि इसका वेवलेंथ कितना होगा। तो फॉर्मूला हम लोग पुट करेंगे, कौन सा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला पुट करेंगे, बहुत ही आसान है बच्चों। फॉर्मूला यहाँ क्या पुट करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो ऐसे इस तरह का, अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या दिया हुआ बच्चों, देखो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ये देखना है उसमें गिवन क्या है, यानी दिया हुआ क्या। तो आपका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी आपका दिया हुआ है कितना, 3 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, और वेवलेंथ हमको निकालना है। 80 का वैल्यू तो आपको मालूम है बच्चों, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बहुत ही आसान। आप फॉर्मूला पुट करेंगे, C इज इक्वल टू न्यू लेमडा, हमको निकालना है क्या लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा, न्यू आगे डिवाइड हो जाएगा C बाय न्यू। 80 का वैल्यू कितना दिया, 3 इंटू 10⁸, और न्यू का वैल्यू दिया 3 इंटू 10⁻14। ये 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे आपका लैम्डा इज इक्वल टू 10⁻, आपका 10⁸ माइनस हो जाएगा 14, दैट इज 10⁻⁻6। ये क्या हो गया आपका मीटर में आ जाएगा, ये आपका SI यूनिट लैम्डा का मीटर होता है, 10⁻⁻6 मीटर। ये तो आपका आंसर हो गया। यानी आपका इस फार्मूला में दो में से एक अननोन रहेगा और आपको एक निकालना है। तो C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, तो न्यू आपका दिया हुआ है, लैम्डा निकालना, जैसे निकालेंगे आप इसी क्वेश्चन को, आपको हम लोग यहाँ C का वैल्यू पुट किया 3 इंटू 10⁸, और न्यू का वैल्यू 3 इंटू 10⁻14। ये 14 ऊपर जाएगा तो 8 में माइनस हो जाएगा, आपका 14 में 8 ये कितना 6, चूँकि छोटा सा बड़ा घटा इसलिए -6 मीटर हो जाएगा। ये आपका हो गया, उसका वेवलेंथ निकल गया। तो मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में भी चेंज कर सकते हैं, तो 100 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो इसको क्या करेंगे, 10⁻⁻6, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, चूँकि 1 सेंटीमीटर 100, अब यहाँ पे 10⁻⁴ ये सेंटीमीटर। ये भी आंसर आप कर सकते हैं। आपका दूसरा सवाल, अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा आपका चेंजेस किया जाए, मतलब इस बार वेवलेंथ दिया रहेगा और फ्रीक्वेंसी निकालना है। अगर वेवलेंथ दिया हुआ है, जैसे बहुत ही आसान, इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपका क्वेश्चन दिया हुआ है द wavelength of रेडिएशन, रेडिएशन का मतलब हो गया कोई भी लाइट का वेव, इज 400 नैनोमीटर। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस रेडिएशन, इस रेडिएशन का क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना। अगेन यहाँ पे देखिए आप लोग फॉर्मूला वही पुट करेंगे। सॉल्व क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले देखना है ये कि आपका क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, जो चीज़ दिया हुआ, और फिर क्या निकालना है। फिर हम लोग रिलेशन फिर दोनों में काउंट करेंगे कौन सा रिलेशन आपके इसमें आएगा। तो वेवलेंथ आपका दिया हुआ, इस पर लैम्डा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 400 नैनोमीटर, लेकिन ये नैनोमीटर में दिया, नैनोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, चूंकि SI यूनिट लेंथ का क्या होता है, मीटर होता है। तो 400 को हम लोग 10⁻⁻9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मीटर में चेंज हो गया। और फ्रीक्वेंसी हमको निकालना है, और C आपका दिया हुआ है कितना, 3 इंटू 10⁸। ये नहीं दिया रहेगा तो आपको याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूला पुट करेंगे, C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, चूंकि हमको क्या निकालना है न्यू, तो न्यू इज इक्वल टू हो जाएगा C बाय लैम्डा। C दिया 3 इंटू 10⁸, और यहाँ पे आपका ये हो गया 400 इंटू 10⁻⁻9। ऐसा करते यहाँ से इसको ऊपर ले जाओ, तो ऊपर अगर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁻, ये 9 माइनस है तो जाएगा प्लस हो जाएगा ना, 8 9 कितना 17, और नीचे हो जाएगा 4 इंटू 0। ऐसा करो 3 0 यहाँ से इसमें आपका क्या करते हैं बाहर निकालते हैं, तो हो जाएगा 3 का तो 1 2 3, तो यहाँ पे 17 में 3 गया, कितना बचेगा 14 बचेगा, यानी 14 हो गया, और नीचे आपका हो गया 400। तो 1 0 2 0 1 0 2 0। अब यहाँ पे 30 है ना, तो यहाँ पे 2 का 2 2 या 4, और यहाँ पे 15, यानी 15/2 इंटू 10⁻14।
यानी कि 7.5 इंटू 10⁻14 है, चूँकि फ्रीक्वेंसी तो इसका यूनिट क्या है, हार्ट्स हो जाएगा। तो यही तो आपका आंसर हो गया, वेरी सिंपल। यानी हम लोगों ने क्या पढ़ा आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसको बोलते हैं बच्चों, यानी अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है, वो अगर एक्सेलरेट करता है, एक्सेलरेट का मतलब क्या होता है, अपना स्पीड को बढ़ाता है, तो वो आपका दो तरह का फील्ड जनरेट करेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा और एक आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। अब दोनों ही फील्ड एक दूसरे का क्या होगा, परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री। अगर एक एक्स एक्सिस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस में होगा, और इसके द्वारा एक वेव जनरेट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और वो उसका जो डायरेक्शन होगा, यानी वो जो मूव करेगा वो परपेंडिकुलर होगा दोनों ही आपका फील्ड का, दैट इज जेड एक्सिस में वो मूव करेगा। और जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मूव करेगा तो आपका तीनों के बीच के एंगल जो हो जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री होता है। उसके बाद हम लोगों ने सीखा कि आपका स्पीड ऑफ लाइट जो है c इज इक्वल टू होता है न्यू लैम्डा, यानी कि न्यू आपका फ्रीक्वेंसी और लैम्डा आपका वेवलेंथ। तो इससे रिलेटेड हमने दो क्वेश्चन बनाए, यानी एक बार फ्रीक्वेंसी निकाला और एक बार हमने वेवलेंथ निकाला। तो आज थोड़ा सा ही बताता हूँ, फिर नेक्स्ट कल मैं इस वीडियो को डालूंगा, नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ेंगे। यानी रोज आप थोड़ा थोड़ा वीडियो में डालते रहूँगा। थोड़ा सा बीच में डिस्टर्ब था इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पाया बच्चों, इसलिए बहुत सारे बच्चों ने कमेंट भी किया सर वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हैं। तो आप वीडियो जो है कंटिन्यू रहेगा, आप लोग कंटिन्यू फिर देखिए, फिर आपको बहुत मजा आएगा। यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर आप जल्द हम लोग खत्म करेंगे आप कंटिन्यूसली, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में इन करेंगे आपका क्लास 11 का जो केमिस्ट्री। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, ओके बाय, थैंक यू।